वेलकम टू गुरुकुल स्टडी पॉइंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक के प्रकार। वाह सर, ये तो बहुत ही शानदार शुरुआत है। तो आज हम शरीर के इन्हीं रहस्यों को समझने वाले हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन शरीर के निर्माण की इस बुनियादी इकाई को समझना है। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री में छिपे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट्स को डिकोड करना है। सर, मैं तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि ये ऊतक या टिश्यू असल में होता क्या है? देखो, हम जीव विज्ञान की किताबों में हमेशा पढ़ते आए हैं कि जब एक समान कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उस समूह को ऊतक कहते हैं। लेकिन इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। गहराई से मतलब? क्या किताबों वाली परिभाषा काफी नहीं है एग्जाम के लिए? परिभाषा रटने से एग्जाम नहीं निकलता। इसे ध्यान से सुनना। विज्ञान की वो शाखा जहां ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। एसएससी 2023 में ये सीधा सवाल आया था कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अच्छा, हिस्टोलॉजी। इसे तो मैं पक्का याद रखूंगी। अगर हम मानव शरीर को एक बहुत ही उन्नत मशीन मान लें तो इस मशीन को चलाने के लिए 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला है पेशीय ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यू? तो क्या शरीर की सारी मांसपेशियां इसी से बनी हैं? बिल्कुल। कोई भी मशीन बिना इंजन के सिर्फ एक बेजान ढांचा होती है। मानव शरीर का वो इंजन पेशीय ऊतक ही है। इसका मुख्य काम गति देना और अंदरूनी अंगों की रक्षा करना है। सर, गति का मतलब तो चलना फिरना या दौड़ना हुआ ना? यही वो गलती है जो अक्सर छात्र करते हैं। गति सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है। हमारी स्रोत सामग्री इस गति को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटती है। एक है ऐच्छिक, जिसे वॉलंटरी कहते हैं, और दूसरी है अनैच्छिक, जिसे इनवॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, सर इनमें क्या अंतर होता है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि एक हमारी मर्जी से चलती है और दूसरी अपनी मर्जी से। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। ऐच्छिक मांसपेशियां वो हैं जो हमारी इच्छा से चलती हैं, जैसे हाथ और पैर जो कंकाल से जुड़े हैं। दिमाग संकेत भेजता है और ये तुरंत सिकुड़कर गति पैदा करती हैं। और अनैच्छिक मांसपेशियां वो कहाँ पाई जाती हैं? ये शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों में होती हैं जिन्हें हम सचेत रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे पेट, किडनी या लिवर। कोई इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि भारी खाना खा लिया और अब पेट से कहे कि भाई इसे पचाने का काम कल सुबह आराम से करना। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने आप पचता रहता है। ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में एक बहुत जरूरी तथ्य पर सवाल था। जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं वो ज्यादा काम करने पर थक जाती हैं। हाँ सर, जिम में भारी वजन उठाने के बाद बहुत तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है कि अब और काम नहीं हो पाएगा। वो थकान और दर्द लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। जब मेहनत ज्यादा होती है तो शरीर को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन सप्लाई कम पड़ जाती है। तो क्या बिना ऑक्सीजन की ही ऊर्जा बनने लगती है? बिल्कुल। मांसपेशियां एक आपातकालीन रास्ता अपनाती हैं। ऊर्जा तो बन जाती है, लेकिन कचरे के रूप में लैक्टिक एसिड पैदा होता है, जो मांसपेशियों में जलन पैदा करता है। सर, ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछो, कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। अगर मांसपेशियां थक जाती हैं और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो हमारा दिल भी तो एक मांसपेशी है। वो बचपन से लेकर जिंदगी भर बिना रुके धड़कता है, वो क्यों नहीं थकता? बहुत ही शानदार सवाल, और यही सवाल एग्जामिनर का भी फेवरेट है। हृदयक पेशी यानी कार्डियक मसल एक विशेष प्रकार की अनैच्छिक मांसपेशी है। तो क्या इसकी बनावट हाथ पैरों की मांसपेशियों से अलग होती है? बिल्कुल अलग होती है। कार्डियक मसल की कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या आम मांसपेशियों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये वही है ना जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सही पकड़े हैं। वहां इतने ज्यादा पावर हाउस होते हैं कि दिल की मांसपेशियां कभी उस बिना ऑक्सीजन वाले रास्ते पर जाती ही नहीं है। लैक्टिक एसिड बनने की नौबत ही नहीं आती। अरे वाह, प्रकृति की क्या गजब इंजीनियरिंग है। बिना थके जीवन भर काम करता रहता है। अब देखो, हमारे पास इंजन यानी मांसपेशियां तो आ गई, लेकिन इंजन को ये कैसे पता चलेगा कि कब और कहां चलना है? उसके लिए तो कोई कंट्रोल रूम होना चाहिए ना शरीर में। बिल्कुल, और वो कंट्रोल रूम है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो इसी ऊतक से बने होते हैं। तो शरीर के सारे निर्देश यहीं से जाते हैं। लेकिन सर, शरीर इतना बड़ा है तो संदेश पैरों तक पहुंचने में समय तो लगता होगा। यही तो हैरान करने वाली बात है। तंत्र का ऊतक की गति इतनी तेज है कि इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता।
मान लो हाथ गलती से किसी गर्म बर्तन पर पड़ गया। तो हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करती हैं जो पलक झपकते ही दिमाग में जाता है और दिमाग तुरंत आदेश भेजता है कि हाथ हटाओ। ये सब 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में होता है। बाप रे, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल से भी ज्यादा तेज। लेकिन ये काम इतनी तेजी से होता कैसे है? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। वो तारों की तरह लंबी होती हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स कहते हैं। खाली जगह? तो सिग्नल पार कैसे होता है? सिग्नल एक स्पार्क की तरह छलांग लगाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी के स्पार्क प्लग में बिजली कूदती है। सर, ये तो सच में बहुत गजब की जानकारी है। कंट्रोल रूम भी समझ आ गया और इंजन भी। लेकिन एक बात सोचो, दिमाग सबसे ऊपर है और पैर सबसे नीचे। ये सब हवा में तो नहीं लटक रहे। शरीर की इन अलग अलग अंगों को आपस में बांधकर कौन रखता है? इसके लिए भी कोई खास ऊतक होता है क्या, जो गोंद का काम करे? बिल्कुल, उसे संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये शरीर का गोंद है। संयोजी ऊतक? तो क्या हड्डियां संयोजी ऊतक होती हैं? क्योंकि वो तो ढांचे को जोड़ती हैं। हड्डियां तो हैं ही। अस्थि शरीर को जोड़ने वाला एक कठोर ढांचा है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है, ध्यान से सुनना इसे। जी सर, बिल्कुल ध्यान से सुन रही हूँ। अक्सर लोगों को लगता है कि संयोजी ऊतक कोई ठोस चीज होगी, लेकिन रक्त यानी खून शरीर का सबसे प्रमुख संयोजी ऊतक है। खून? लेकिन सर, खून तो तरल पदार्थ है ना, वो पानी की तरह बहता है। वो शरीर के अंगों को कैसे जोड़ सकता है? जोड़ने का मतलब सिर्फ फेविकोल से चिपकाना नहीं होता। जोड़ने का असली मतलब है संचार और संपर्क बनाए रखना। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और पैरों तक पहुंचाता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का लिक्विड कनेक्शन है जो पूरे शरीर में डिलीवरी का काम कर रहा है। सही पकड़े हैं। और खून अकेला नहीं है, इसके साथ लसीका या लिम्फ नाम का एक पीले रंग का पदार्थ भी होता है जो ब्लड के साथ रहता है और सफाई का काम करता है। सर, आपने हड्डियों का जिक्र किया था, क्या हड्डियों के अलावा भी कुछ होता है ढांचे में? हाँ, उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये नर्म हड्डी होती है जो जोड़ों को लचीला बनाती है, जैसे कान और नाक की हड्डी। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ताकि हड्डियां रगड़ ना खाएं। समझ गई। तो ढांचा भी तैयार है, इंजन भी काम कर रहा है और वायरिंग भी हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ अंदर हो रहा है। इस पूरी नाजुक मशीनरी को बाहर से सही आकार और चोट से सुरक्षा कौन देता है? वो तो हमारी स्किन यानी त्वचा ही देती है ना? बिल्कुल, और वो बनी होती है चौथे ऊतक से, जिसे उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसी के ठीक नीचे वसा ऊतक या एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू? क्या इसका मतलब चर्बी या फैट होता है? हाँ, और यहीं से हमारी ऊंट वाली कहानी वापस आती है। ऊंट का कुवड़ इसी वसा ऊतक का भंडार है। ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि ऊर्जा का बैकअप है। अरे हाँ, ये तो कमाल की व्यवस्था है शरीर की। और एक रोचक तथ्य सुनो, वसा शरीर को गर्म रखती है। स्रोत के अनुसार महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 20% अधिक वसा होती है। 20% ज्यादा? तो इसका मतलब महिलाओं को प्राकृतिक रूप से ठंड से बचने का कवच मिला हुआ है। बिल्कुल, और यही वसा त्वचा को कसावट देती है। जब बुढ़ापा आता है तो ये वसा ऊतक घटने लगता है। अच्छा, तो जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्या? सही पकड़े हैं। कुशन कम हो जाता है तो बाहर की त्वचा ढीली पड़ जाती है और झुर्रियां आ जाती हैं।